नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबके सहयोग से आपकी अपनी फैमिली यस फॉर स्टडी फैमिली 10 के प्लस हो गया। इसमें आप सबका सहयोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रहा। आप सबके सहयोग से दोस्तों यह अचीवमेंट प्राप्त हुआ। अभी आप सबका आगे सहयोग रहेगा। हम सब अभी 10 के पे हैं, जल्द ही 50 के पे होंगे। दोस्तों, ऐसे ही सहयोग बनाए रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर कंटेंट हम सब उपलब्ध कराने का प्रयास करें, जिसमें हम सब जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, थ्योरी क्लासें, नए क्वेश्चन पेपर सब कुछ सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों, आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह आई सीरीज है और यह पेपर 1 है। पेपर 1 की बात करें तो इसमें हम सब ये पेपर जो हम सब सॉल्व करें, पेपर पूछा गया था 21 जनवरी 2024 में, जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब पेपर 1 के लिए सीडीपी के जो क्वेश्चन थे उसको हम सब कवर कर चुके हैं। जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन थे, हिंदी के क्वेश्चन थे, इन सबको कवर किया जा चुका है। आज जो हम सब कवर करेंगे वह मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं, मैथ के जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसको हम सब कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है तो वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पहले आपको हम यह बता देते हैं क्यों। क्योंकि दोस्तों, जो एग्जाम होता है सीटेट का वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बच्चा क्वेश्चन को पढ़ेगा वहीं कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर इसमें पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए आप सिर्फ रटने का प्रयास ना करिए कि हम क्वेश्चन को रट लें पास हो जाएं, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली हम सब सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको हम गणित में बता देते हैं। मैथ जो होता है आपका टोटल 30 नंबर के आता है। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से, 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कंटेंट से। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से है, तो ऊपर कर ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा की विशेषता होनी चाहिए। देखिए, किसकी बात करें, प्राथमिक स्तर की बात करें। आप सीटेट का एग्जाम देते समय एक चीज अपने दिमाग में हर समय फिट करिएगा कि हम एग्जाम किस किस बच्चों के लिए दे रहे हैं। प्राथमिक बच्चों के लिए, 1 से 5 तक बच्चा है, उसकी उसकी थिंकिंग के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से आपको जवाब देना होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें सीटेट के एग्जाम में दोस्तों सब चीज गलत हो सकता है। पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वह गलत हो सकता है, आपका विद्यालय गलत हो सकता है, समय गलत हो सकता है, स्टडी मटेरियल गलत हो सकते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं गलत होता, वह बच्चा है। मतलब बच्चे के लिए जो भी निगेटिव पॉइंट होगा वह आपका गलत आंसर होगा। इसलिए बच्चे इसमें क्या होता है, सर्वसर्व होता है, बच्चा इसमें मुख्य होता है। तो करें प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा की विशेषता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यह सटीक होना चाहिए। सेकंड है, यह स्पष्ट होना, यह स्पष्ट होनी चाहिए कि ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके। अगला है, बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। अगला है, यह अत्यधिक प्रावधिक होनी चाहिए क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के गणित में सही संप्रेषण करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, देखिए, यह सटीक होना चाहिए। सही है दोस्तों कि इसमें सटीकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप सटीकता नहीं रहेगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। कह रहे हैं इसमें अस्पष्ट होना चाहिए। क्या दोस्तों, यह अस्पष्ट होना, अस्पष्ट होना चाहिए, बच्चा कंफ्यूज होता है, गलत है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। तो यह भी आपका दोस्त सही है दोस्तों। बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। जैसे अभी हम किसी जानवर के लिए लें, किसी जानवर के बारे में बताने का प्रयास करें, जो बच्चा उस जानवर को आप पहले चर्चा कीजिए जो बच्चा देखा हो। जैसे कंगारू का उदाहरण लें, आप कंगारू बच्चे को पढ़ाएंगे तो तुरंत वह नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आप उसे कुत्ते से जोड़ के पढ़ाएंगे तो वह तुरंत समझ जाएगा। इसलिए बच्चा जो अपने परिवेश में देखा हो, दैनिक जीवन में देखा हो, उससे जोड़ के आपको पढ़ाना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट है, यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इसमें विद्यार्थी गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। यह गलत है दोस्तों। ऑप्शन आपका पहला और सी सही है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, ए और सी सही है।
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26/5 को इस प्रकार हल किया। कैसे हल किया? ऐसे हल किया दोस्तों। 5 में 6 जोड़ा, इसमें देखिए क्या किया, गुणा कर दिया, 5 छक 30 और 5 दूनी 10, इस तरीके से वह उतार दिया। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? इसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है एक अंक की एक अंक से गुणा, सेकेंड है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, थर्ड है पहाड़ों का प्रत्यास्मरण, थर्ड है एकी संगति। इसे आप क्या कहेंगे दोस्तों? इसे जो कहा जाता है पुनर्समूहीकरण किया जाता है दोस्तों, वह सिक्का से नहीं पता है कि हमको पहले 5 अंक 30 करना होगा, 30 का 0 लिखना होगा, 0 के बाद हमको 3 कैरी लेना होगा, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ना होगा, फिर ऐसे लिखना होगा। इसे नहीं यह चीज पता है, सेक्वेंस नहीं पता है, इसे आप क्या कहते हैं? इसे हम पुनर्समूहीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? कह रहे अब देखिए, जब खुद से सोचने का प्रयास करिए, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसमें कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। आप पहले 6 ले, अगर 6 में हम 8 जोड़े कितना होगा? 8 6 आपका 14 हो गया। करो वह दुगनी हो जाती, क्या है? दुगनी हो रही है दोस्तों। 8 है, इस संख्या 6 है, 6 दूनी 12, 12 ही हो रहा है, 14 नहीं हो रहा। फिर हम 8 ले रहे हैं, इसमें क्या जोड़ा जाए? 8 है, 8 में हम प्लस 8 कर दे रहे हैं, 8 8 16 हो गया। और क्या यह दुगना हो रहा है? 8 दूनी 16, यह दुगना हो रहा है। तो मतलब ऑप्शन आपका सेकंड इज राइट आंसर। बाकी अगर आपको और चेक करना, आप 12 16 में चेक करिए, 12 में 8 जोड़िए, 12 8 20, क्या 12 दुगना हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर है दोस्तों, 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? ऑप्शन है 0.01 सेंटीमीटर, सेकंड है 0.1 सेंटीमीटर, थर्ड है 0.01 मीटर, थर्ड फोर्थ है 0.1 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर किसके होता है? अब आपको सबसे पहले हम यह बता देते हैं, जो 1 सेंटी, इसमें मिलीमीटर पूछा है, मिलीमीटर की अगर हम सब बात करते, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 मिलीमीटर। यह हो गया। अब हमको निकालना कितना है? सेंटीमीटर निकालना है। तो कह रहे हैं कि इसमें जब पूछा है 1 मिलीमीटर बराबर पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा हमारे पास? जो आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। कहने के तात्पर्य है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। इसमें कह रहे हैं कि 0.1 सेंटीमीटर। अब हम सब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, खुद से भी सोचने का प्रयास करिए। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसे रिव्यू कर दे पहले। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि एक खाली जगह है सदैव समबाहुभुज होता है दोस्तों, किसके बराबर होता है? देखिए, समबाहुभुज की बात करें तो एक समबाहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वही आपका समबाहुभुज होता है। हमने मान लीजिए यहाँ पे समबाहुभुज बना दिया। अब हमने यहाँ पे समबाहुभुज बनाया है, तो अब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर ये सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसका कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। सभी कोण आपस में बराबर हो गए 90 90 के। तो यह क्या होगा? क्या यह वृत्त होगा? क्या यह समद्विभाज त्रिभुज होगा, पंचभुज होगा, या वर्ग होगा दोस्तों? यह क्या है? यह वर्ग होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो आपका 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्जाम हुआ था। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग आपको बताना है। आपको पता होगा त्रिभुज के जो सभी कोणों का योग होता है, क्या होता है? वह आपका 1 से 80 अंश होता है। तो ऑप्शन आपका हेड इज राइट आंसर। आपको पता होगा ना कि त्रिभुज के सभी कोणों का आंसर क्या होता है? 1 से 80 अंश।
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? कौन सी बात करें? आरंभिक संख्या अवधारणा बनने से संबंधित है। पहला ऑप्शन है, अब कुछ कथन दिए गए पहले, एकैकिक संगति, सेकंड है पदनाक्रमिक समावेशन, थर्ड है मूलभूत संक्रियाएं। तो ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है अब केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, ए और बी सही है, एकैकिक संगति और आपका पदानुक्रमिक समावेशन। ऑप्शन आपका थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त है? दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार की बात कर रहे हैं गणित में। पहला ऑप्शन है, कुछ कथन है पहले, 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। सेकंड, यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं बोला गया है। अगला है, संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। कह रहे हैं संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि बच्चे इसमें से भ्रमित हो जाएंगे। ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल सी सही है। इसमें दोस्तों केवल ए सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत दिए गए। यह बच्चों में गणित समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। दोस्तों प्रभावी है, यह गलत हो जाएगा। करे भ्रमित हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। बच्चा आपके पास ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों या कसौटी पर पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है वैधता का, व्यवहारिकता का, या फिर विश्वसनीयता का, या फिर सुसंगत का। ये दोस्तों क्या है? वह कह रहे हैं कि हमने शिक्षिका कह रही हमने जो बनाया है वह अपनी कसौटी पर एकदम खरा उतरा है, मतलब वैध है, वैधता है। दोस्तों आप क्या कहेंगे? वैधता है मतलब वो सही पाया गया। विश्वसनीयता वहां पे होता है कि जिसपे किसी पे आप विश्वास बनाएं, और विश्वसनीयता आप बनाएं जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट भी जो है वैध मिले, अवैध भी मिल सकता है। वैध और रिजल्ट आपको 100% नहीं मिल सकता कि 100% आप श्योर रिजल्ट मिल जाए, यह भी होता है। इसलिए विश्वसनीयता मतलब आप किसी पे विश्वसनीयता बनाए हैं लेकिन रिजल्ट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वैधता मतलब आप वैध हो गए, रिजल्ट आपका आ गया, आप क्लियर हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम सब इसमें बात करें तो कह रहे हैं कि 25 4 से 54 प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करना है? 25 4 से 54। अब देखिए आपको प्राप्त करना है 25 4 से, ये प्राप्त करना है हमको 9909, 9999 और 9009 के योग में से क्या घटाना होगा हमको? इसमें से क्या घटाएं हमको इतना प्राप्त हो जाए। सबसे पहले देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको इसको प्लस करना होगा, इसको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद जो ऑप्शन आपके पास आए उसमें से प्लस करने के बाद जो आंसर आए उसमें से इतना घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे खुद से प्रयास करिए करने। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9909 के बाद हम बात करें 909, फिर है 909। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको आपको खुद से करना चाहिए। इसमें हम आपको एक रूपरेखा तैयार करके दे देंगे, इस तरीके से करना है। बाकी अगर सॉल्व आप खुद से करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें घटाना पूछ के योग में से क्या घटाना है, तो अगर आप इसे खुद से जब सॉल्व करेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर ये सोचिए कि हम आपको बता दें सॉल्व करके आप देख रहे रट लें हो जाएगा, तो नहीं होगा दोस्तों। खुद से करिए। पहले आप क्या करिए, 9 9 18 9 27, 27 में आपको 7 कर दीजिए, कैरी आपके पास 2 हो गया। एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से। यहाँ पे 9 है, 9 में 2 जोड़ देंगे क्या होगा? 11 बच जाएगा। 11 में हम क्या करें, 11 में एक कैरी ले रहे हैं, एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद
यहाँ पे है 9, 9 में एक जोड़ दे दें 10 आ गया, 10 में से एक कैरी, यहाँ पे 0 लिख दें, 9 18 9 तक 27, 27 एक 28, आपके पास क्या आ गया, हमारे पास मिल यहाँ पे आ गया, प्राप्त हो गया ये प्लस करने के बाद 28 0 17। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देंगे। अब घटाने के लिए हमको करना पड़ेगा 24 4, 24 4 से 54 है ना, 24 4 से 54 है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 गया 3 हो गया, 11 में से 5 गया 6 हो गया, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 हो गया, फिर यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे आपका बचा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं तो कर ही गया था, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 गया कितने दोस्तों, 9 बचा तो 28, यहाँ पे 8 है, 8 में से 4 गया कितना, तो 7 में से 4 गया 3, लेकिन एक मिनट 3 तो ऑप्शन तो है नहीं, हम कहीं कुछ गलती किए होंगे। हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ 25 4 से 54 है, हमने 24 4 से 54 दिया, मतलब यहाँ पे 25 4 से 54 है, इसके पास बना लीजिए। अब 7 में से 5 गया, आपके पास आंसर आ गया 2563, किस ऑप्शन में मिल रहा है 2563, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखिए मैथ आप खुद से लगाने का प्रयास करिए, हम आपको बताएंगे कैसे करना है, लेकिन इसे आप जब खुद से करेंगे तभी आप इसे सीख पाएंगे। तो सत्यता है, ऐसा अगर हम आपको कहें मैथ आपको हम सिखा देंगे तो नहीं, मैथ आप खुद से करेंगे तभी आप सीख सकते हैं, वैसे नहीं सीख सकते हैं, यही सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, अभाज्य और भाज्य दोनों है, या फिर लास्ट है ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमने जब मैथ की थ्योरी क्लास में पढ़ा रहे थे ना, तो आपको हमने बताए थे ना अब एक के बारे में, एक क्या है, भाज्य है क्या भाज्य है, तो यह इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है दोस्तों, क्योंकि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य, आप इसको बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आपको हम बता ही दे रहे हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 4 है, तो आप जानते रहिए। यहाँ पे अगर हम सब देखें, देखिए दो आपका अभाज्य है और 4 आपका भाज्य है। अभाज्य की जो परिभाषा होती है, जो संख्या स्वयं और एक के सिवा और किसी तीसरी संख्या से न कटे, वही आपका भाज्य होता है, ओ सॉरी अभाज्य होता है। और जो दो से ज्यादा, जैसे एक और दो, सॉरी एक और स्वयं को छोड़कर और भी संख्याओं से कट जाए, वह आपकी भाज्य होती है। कहने का तात्पर्य इसमें सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, और इसमें आपके मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे 2 को अगर हम काटेंगे तो 2 तो एक खुद से कटेगा, एक से कटेगा। कोई भी संख्या जैसे 13 ले रहे हैं, 13 हम पूछ लें आपसे भाज्य का भाज्य, आप कहेंगे 13 का सिर्फ 2 गुणनखंड बनेगा, एक तो 1 बनेगा, एक तो 13 बनेगा। लेकिन अगर 12 की हम सब बात करें तो 12 आपका एक तो 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, इसी तरीके से 12 के कई गुणनखंड बन रहे हैं। यहाँ पे भाज्य और अभाज्य आप समझ गए होंगे, इसमें एक जो है ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, क्योंकि शुरुआत 2 और 4 से हो रही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। श्रृंखला से संबंधित इसमें जो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए पैटर्न को देखिए और सही आंसर का चुनाव कीजिए। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है वो पैटर्न है 1 8 27 64 25 125। अब इसमें पैटर्न जो बन रहा है, पैटर्न आपको हम बताते हैं। एक जो है इसमें क्यूब बन रहा है, 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27। देखिए एक का क्यूब अगर आप क्यूब करेंगे एक होगा। अब दो का क्यूब करेंगे, अगर 2 का क्यूब कर रहे हैं आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा। 10 का क्यूब कर रहे हैं अगर आप, 10 त्रिक का 9 त्रिक 27, यह 27 हो जाएगा। देखिए पैटर्न बन रहा है ना। फिर 4 का करेंगे क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, यह भी बन रहा है। 125 से 5 25 25 बन 125, यह बन रहा है। मतलब जो श्रृंखला बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 4 के बाद 5 बन रहा है ना, यहाँ पे 4 5 बन रहा है। अब देखिए अगला संख्या क्या होगी, 6 होगी। फिर अगली दो बनना है, अगली संख्या 6 और 7। अब आपको 6 का क्यूब पता होना चाहिए। 6 का क्यूब क्या है, 6 का क्यूब आपका 216 हो जाएगा। ऑप्शन ये फोर्थ सही होगा। और जो 7 का क्यूब है 3 से 43 है। ऑप्शन आपका फोर्थ इज करेक्ट आंसर।
हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? किसको दोस्तों? गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने की बात करें। जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट होगा। पहला ऑप्शन है, असफलता का अर्थ यह नहीं होता है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते हैं। अगला है, सभी गणित सीख सकते हैं। थर्ड है, गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता, यह भी सही है दोस्तों। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालती है। जो सबसे कम सही है ऑप्शन इसमें फोर्थ दोस्तों। करें अंतर्ज्ञान को, जो बच्चे के आंतरिक क्षमता है, आंतरिक उसका ज्ञान है, उसे हतोत्साहित कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपका गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इसे आप खुद से करने का प्रयास करिए। आपको हम पूरा बता रहे हैं कैसे करना है, थोड़ा सा देखिए, आप खुद से भी लगाने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन बहुत ईजी है हम आपको लगाने का तरीका बता दे रहे हैं, आप उसे लगाइए, प्रयास करिए। आंसर नया है बताइए, फिर हम बताएंगे उसको, लेकिन मैथ खुद से करिए आप। देखिए यहाँ पे 35 है, बोर्ड मास का नियम लगेगा। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास आपको पता होगा, बोर्ड मास। फिर आप भाग जोग कर दीजिए, आप भाग जोग कर दीजिए। भाग जोग अगर हिंदी में आपको बताएं हम, भाग भाग सरल शब्दों में आपको बता दे रहे हैं। भाग, गाँव में पहले बताया जाता था भाग जोग करना। भाग जोग क्या होता है? सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये होता है आपका भाग जोग। सबसे पहले हमको भाग करना है, मतलब 5 का भाग आप 35 में करें, कहीं 5 का भाग चला जाएगा, 5 से 35, इसे आप 35 लिख लेंगे। अगर इसे हम आपको सॉल्व बता रहे हैं, इसे आप 35 कर लीजिए। इसे 5 से 35 कितना बार गया? 7 बार गया। आप इसमें इसका गुणा कर दीजिए, उसके बाद 18 में 3 18.5 में 3 से गुणा कर दीजिए, फिर इसमें इसका गुणा कर दीजिए, जो आए उसे सॉल्व कर लीजिए। एकदम बहुत ईजी है दोस्तों। घटाना है, यहाँ पे लास्ट में घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे घटाना के चिन्हान है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसे आपको लास्ट में माइनस करना पड़ेगा। ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बाकी इसे खुद से करिए, फिर हमको अगर समस्या हो तो कमेंट करिएगा, जवाब उसका दिया जाएगा। ऑप्शन इसमें 64.0 64 होगा ऑप्शन इसमें। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन शामिलिया को शामिल करता है। किसको शामिल करता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, सेकंड है संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक आयाम, थर्ड है संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम, लास्ट है भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। किसको शामिल करता है? विद्यार्थियों का आकलन। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आह्वान। एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है शिक्षार्थियों का आकलन को यही शामिल करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी स्थान ओ से प्रारंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाता है। कितना दोस्तों? कह रहे हैं कि मेढक जो है 3 और 7 का है। मेढक 3 कदम जा रहा है, मेढक को हम यश और खरगोश को किस समझ ले रहे हैं? खरगोश छलांग लगाते हैं। निम्न में से कौन से वे दोनों एक साथ छलांग लगा पाएंगे? अब देखिए विभाज्यता के नियम अभी आपको हमने बताया था, विभाज्यता के नियम आप इसे तुरंत अप्लाई कर दीजिए। विभाज्यता के नियम बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एक और भी तरीका है लगाना, लेकिन इजी तरीका आपको हम बता दे रहे हैं जो सबसे इजी है। आप इसे क्या करिए, आप सबसे पहले 3 का विभाज्यता के नियम आपको पता होगा, संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या विभाजित हो जाएगी। आप यहाँ करेंगे 4 3 7 7 3 10, यह नहीं होगा, 10 आ रहा है, 3 से नहीं विभाजित होगा। फिर 7 3 10 1 11, 11 3 से नहीं कटेगा। फिर कहेंगे 7 3 10, 10 8 18, 18 3 से कटेगा। अभी आपका थर्ड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम इसको भी ट्राई कर ले रहे हैं। अगर नहीं कटेगा तो एक ही बचेगा, कहेंगे 5 3 8, 8 4 12। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन बच गया, एक तो 12 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है। आप कहेंगे इसमें दोनों में कौन सही होगा? फिर आप 7 का विभाज्यता के नियम लगा दीजिए। 7 का विभाज्यता के नियम आपको मैंने बताया था ना कि लास्ट की संख्या को दुगुना कर लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए, बाकी संख्या से घटा दीजिए। जैसे हम 37 है, आप 37 गुणे 8 है, 8 को 2 से गुणा कर लीजिए, 16 16 जब 16 को इसके घटाएंगे, अगर ये आपका क्या आ रहा है, अगर ये 0 आ जाए, 7 का गुणज आ जाए, तब आपका वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अब 7 में से 6 गए, आपका 1 बच गया, और आपका ये 3 में से 1 गए, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। आप कहेंगे 7वां यह विभाजित होगा, 7 14 7 3 21। ऑप्शन थर्ड इज सही, लेकिन आपके दिमाग में डाउट होगा कहीं 7 से तो यह भी तो नहीं विभाजित है, इसको आप चेक कर लीजिए।
4 का 2 गुना करेंगे तो 8 होगा। हम इसमें 3 से 54 करेंगे, 3 से 54, ओ सॉरी 54 नहीं, लास्ट संख्या विभाजिता का नियम यही है ना कि लास्ट संख्या को गुणा करके लास्ट संख्या छोड़कर बाकी संख्या में आपको उसे घटा देना है। तो घटाइए, 4 दूनी 8 को 35 से घटा दीजिए, 8 में 15 में से 8 गए, 8 7 15, यहाँ पे 2 बचा 27। अब आप कहेंगे 7 से 7 के गुणज में 27 है, कहेंगे 7 14 7 3 21 7 चौका 28 आ रहा है, तो यह नहीं हो रहा है। ऑप्शन आपका थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ पे आपका दो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए, एक तो आप यह सीख गए कि 7 से विभाजिता की नियम। 7 से विभाजिता की नियम कोई बताता नहीं है जल्दी दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, करें कि 2 सही 2/3 समकोण डिग्रियों की संख्या क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले समकोण कितने अंश का होता है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 90 अंश का होता है। यहाँ पे समकोण की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। अब इसे हम करते हैं 2 सही 2/3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हम लिख देंगे 3 दूनी 6, सॉरी 12 नहीं, जल्दी में हो गया। 3 दूनी, इसको गुणा करना होता है, इसे प्लस करना होता है। 3 दूनी 6 2 8, हम लिख देंगे 8 बचे 3 गुणे 90। अब इसे आप कर दीजिए, कहे 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 30 बचा, 8 त्रिक 24, कितना हो गया 240। 240 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड। ऐसे हम सॉल्व करें दोस्तों, वैसे आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा ऐसे कैसी तरह जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आप समझिए, कोई समस्या हो आप कमेंट करिए, उस पर आपको बताया जाएगा यह क्वेश्चन कैसे ऐसे सही होगा, पूरा सोल्यूशन आपको सेंड किया जाएगा। करें निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है, किसकी लागत सबसे कम है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 7 से 50 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट। इसमें जो बोल रहा है, कह रहे हैं कि 7 से 50 रुपए का एक पैकेट है, पैकेट कितना है 75 पैकेट है। सेकंड है 7 से 7.5 रुपए प्रत्येक पैकेट, पैकेट कितना है 7 से 50 पैकेट है। अगला है 7 से 50 प्रत्येक वस्तु वाले, मतलब 7 से 50 रुपए की एक वस्तु है और कितना 7.5 दर्जन वस्तुएं हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है 7.5 रुपये प्रत्येक वस्तु है और कितने दर्जन वस्तुएं हैं। यह दोस्तों टोटल है 75 दर्जन वस्तुएं हैं। अब इसमें सबसे कम किसका है उसको आपको बताना है। अब देखिए इसमें जो पूछ रहा है सबसे कम, अगर हम सबसे कम बात करें, यहाँ पे 7.5 दर्जन तो है, लेकिन प्राइस कितना है बहुत ज़्यादा है, यह दोनों तो होगा ही नहीं, बचा क्या यह दोनों, इसी दोनों में प्रतिद्वंदिता है। सबसे पहले हम सब यहाँ पे 7 से 50 पैकेट है, यहाँ पे 75 दर्जन है, 75 दर्जन बराबर कितना होता है उसको हम सब आपको पहले बता देते हैं कितना हो रहा है। अभी आपका यही आंसर तुरंत निकल जाएगा। अगर हम 75 दर्जन की बात करें तो दर्जन निकालने के लिए 75, एक दर्जन बराबर 12 होता है, तो यहाँ पे हम 12 से गुणा कर दे रहे हैं। 5 दूनी 10, 0 हाथ लगाए, 7 दूनी 14, 14 1 15, 1.5 से हो गया, फिर 1 पंजे 5 हो गया, 1 सत्ते 7 हो गया। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 0 5 5 10, 0 हाथ लगाए, 7 1 8 1 9, 900 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7.5 से पैकेट है, तो कम क्या होगा, कम आपका सेकंड ही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है एनसीए के अनुसार आपको बताना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी है दोस्तों, एनईपी 2020 के अनुसार भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है करें कि आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। सेकंड है विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके। थर्ड है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा। लास्ट है विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। राइट आंसर जो इसमें गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन ही दोस्तों गलत है। विद्यार्थियों के ज्ञान के वृद्धि के लिए आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं कराएं, यह गलत है। ऑप्शन फोर्थ इज आंसर, और गलत ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई, सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम क्या है, रेंज ब्लॉक्स है, मुद्रा है, गिनतारा है, स्थानीय मान चार्ट है। हमको क्या बताना है, इकाई, दहाई, सैकड़े के बारे में अवधारणाओं को
हम समझ विकसित करें बालक के अंदर, इसमें कौन से सबसे कम है, तो वह स्थानीय मान 4 दोस्तों। बाकी इससे दोस्तों इकाई दहाई समझेगा अच्छे से, इससे भी बाकी स्थानीय मान से कम है। आप कहेंगे स्थानीय मान से तो वो समझेगा, लेकिन जो सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम यही आपका है। सीटेट में यही देखने को मिलता है। ऑप्शन लगेगा चारों ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें जो नोट करने वाली बात होती है, चारों में कौन सबसे ज़्यादा सही है, चारों में सबसे ज़्यादा कौन गलत है, यही देखा जाता है निगेटिव और पॉजिटिव में। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। कितना दोस्तों? 100 मीटर का तार था। जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? अब देखिए, सबसे पहले इसी को गुणा कर लीजिए ना, सिंपल से बात है। आप इसे गुणा कर लीजिए, जो इसका सबसे ज्यादा आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप पे बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप इसे गुणा करें, गुणा करने का हम करके दिखाई दे रहे हैं आपको, 15 35। अब गुणा करने का आप ऐसे ना लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 5 25 की 5, हाथ से लगा 2, 5 एक नम 5, ऐसे ऐसे 5 एक नम 5, 5 तिहाई 15। क्योंकि 15 में 5 जोड़ देंगे, 5 20, 20 2 22, 22 में हम 22 को 2 लिख दें। हासिल कितना लगा? 2 लगा। फिर हम 3 एक नम 3, 3 2 5, हमारे पास 5 से 25 आ गया। अगला है 30 और 20 है। 30 20 को यहाँ पे हम देखते हैं, 30 और 20। इसे देखिए, 0 में 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 2 का गुणा करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे करके फिर इसे जोड़ा जाता है, फिर यह 0 ही हो जाएगा। अगला है 3 3 का 9, यह 900 होगा। सबसे ज़्यादा चाहिए हमको ना, तो अगला है 25 गुणे 25 है। 25 गुणे 25 है। 25 का स्क्वायर ही आप समझ लीजिए, तो स्क्वायर निकालना आपको हम बताए थे ना, उसी तरीके से आप हिसाब करिए। 5 बच्चे 25 के 5, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20, 20 2 22, 22 के 2, हाथ से लगा 2, 2 दूनी 4, 4 2, यहाँ पे कितना आ गया? 6 से 25 आ गया। अगला जो है यहाँ पे 5 5 है, फिर यहाँ पे 45 है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, सबसे ज़्यादा चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो चाहिए इसमें किस में आ रहा है आपका? ऑप्शन सेकंड में आ रहा है। फिर हमने कहीं गलत किया क्या? इसको देखते हैं, सेकंड नहीं आना चाहिए। हाँ, अरे यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, यहाँ 3 से हम गुणा कर दिए थे ना, 3 3 का 9, यहाँ पे 6 है, 3 दूनी 6 है ना, तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ गलती हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। यहाँ पे ये इसका 6 से आएगा, ये 6 से हो गया, ये आपका 5 से 25 हो गया, और ये 6 से 25 हो गया। इसका तो ऐसे भी नहीं आएगा। 5 25 25, 5 5 आ गया, 2 हाथ से लगा, 5 चौक 20, 2 22, नहीं होगा। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। थोड़ा सा मैथ को सॉल्व करने समय इससे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती इसी ऐसी ही हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित से कौन सा सत्य नहीं है? जो गलत है वही आपको बताना है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों। सेकंड है, यह बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। देखिए, बच्चों की बात की है, कहीं ना बच्चों के लिए निगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, भ्रम डालता है, यह गलत होगा। गलत ही आप पूछा गया तो यही आपका राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन दोनों हम इसके बाद भी देखते हैं, हो सकता है कोई से ज़्यादा गलत हो। इस तरह का विकल्प प्रस्तुत करने में बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है। लास्ट है, यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण। यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन इसमें जो है सेकंड इज राइट आंसर, यही गलत है और यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। सेकंड है, शायद गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। सबसे अधिक जो ज़्यादा जरूरी है वही आपको बताना है। इसकी बात करें कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। देखिए, कहने समय व्यय कर देता है, यह वैसे गलत हो जाएगा। विद्यार्थी गणित की कक्षा पहेली में आनंद नहीं लेते हैं, यह गलत है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, गणित के लिए लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, अब कहेंगे लैब की जरूरी है, अब आप कहेंगे क्यों जरूरी है? लैब मतलब सिर्फ आप साइंटिस्ट ही ना जोड़िए, लैब का मतलब सिर्फ विज्ञान का ही लैब हो। लैब दोस्तों
बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, तो यह भी सही है। लेकिन इसमें एक मिनट, हाँ, इसमें जो राइट आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा सही है, कहेंगे प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री, चार्ट गणित की कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री, यह भी तो सही है। चार्ट के जरिए जब बच्चा समझाए, पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीखेगा, कहेंगे यह भी सही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। गणित के लिए लैब जरूरी, क्योंकि क्रियाशील गतिविधियों के अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि 7/1/2 केजी नमक से 1/12 केजी नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले इसे हम देखिए, सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, और ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं एकदम आराम से, एक नंबर देके चले जाते हैं। इसको गुणा करिए, 7 दूनी 14, और इसके प्लस कर दीजिए। हम अब लिख सकते हैं 15 + 2, 15 + 2, क्योंकि हमको कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं भाग करना है। 1/2, 1/2 12 है। हाँ, इसे भाग कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। भाग करने के लिए इसे हमको पलट देंगे, गुणा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 15/2 गुणे 12/1। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। आप कहेंगे 2 × 12 और 15 है, 15 छक्का 90। कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कक्षा 2 में, कक्षा 2 की बात करें, एक बच्चा है जो इस तरीके से सवाल लिख दिया गया है, ऐसे इस सवाल को सॉल्व कर रहा है। क्या इसमें क्या गलतियां कर रहा है, पहले गलतियों को आपको बताते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। को हल करवाते समय एक अध्यापक ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 से घटाना है, और 2 छोटा है तो 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, और तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चा ने अध्यापक से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं है। इस परिस्थिति में अध्यापक को क्या कहना चाहिए? हम देखिए, हम बच्चों को शुरू से बताए हैं उधार नहीं लेना चाहिए, पैसा दूसरे से। अब बच्चे, टीचर ने बताया कि उधार लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत बोला कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, उधार लेना गलत है। अब आप अध्यापक होने के नाते कैसे इस समस्या को सॉल्व करें? कह रहे अध्यापक को अध्यापिका को बच्चों को डांट कर बैठा देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये गलत है। अध्यापकों को उधार शब्द बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए, पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया दिखानी चाहिए। ये तो ऑप्शन आपका सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन और हम देखेंगे। अध्यापिका को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाव के कलन विधि सीखने पर ध्यान दें। कलन दोहराव की विधि कर रहे हैं, कलन विधि निगेटिव पॉइंट है, गलत हो जाएगा। अध्यापकों के बच्चे के प्रश्न नजरअंदाज, यह भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला, उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ? 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2। निम्नलिखित में से अधिकतम बार कौन संख्या प्राप्त हुई? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है। तो करें एक पासा, उसे इतना बार उछाला गया, इतनी इतनी संख्याएं आए, फिर से कौन संख्या सबसे ज्यादा आई? अब बताइए कौन नहीं बता पाएगा? 3 कितनी बार है? 3 बार आया, बाकी कोई संख्या 3 बार आया ही नहीं। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? इबारती सवालों के लिए बताना है आपको। ऑप्शन है इसमें, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। सेकंड है, इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते हैं। थर्ड है, इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। लास्ट है, इबारती सवाल गणित में कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसे औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सके। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। कह रहे पार्सल भेजने का दाम जो है भार 50 ग्राम और उससे कम। कह रहे हैं कि 15 रुपये पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए है। कह रहे हैं कि अगर हम देखिए इसे लैंग्वेज समझने का प्रयास करें, पहले पढ़ के हम आपको बता देते हैं। पर पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम,
15 रुपये पार्सल का भार, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव करिए। अब देखिए करें कि 50 ग्राम का भार कितना है, 50 ग्राम अगर पार्सल है तो उसका रेट है 15 रुपये। अगर 50 ग्राम से ज़्यादा हो रहा है, अगर 50 ग्राम से ज़्यादा हो रहा है, 50 प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम, अगर 50 मतलब 50 ग्राम तो है तो इसका 15 रुपये दीजिए। अगर इससे ज़्यादा है हर 50 ग्राम पे आपको 7 रुपये देना पड़ेगा। वह भेज कितने रही है, वह 350 ग्राम भेज रहे। कहने का तात्पर्य पहले हम 50 ग्राम को हटा दे रहे हैं, 50 ग्राम का 15 रुपये हो गया तो कन्फर्म है। उसके बाद बचा क्या, 300 ग्राम। 300 ग्राम को हमको 50 के पेयर में बांटना है, तो 50 के पेयर में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, 50 से भाग दीजिए इसे, 0 से 0 कट गया, 5 छंग 30 हो गया। मतलब हमारे पास 50 के 6 पेयर बन गए हैं। अब एक पेयर का दाम कितना है, 7 रुपये है, तो 6 पेयर का कितना दाम होगा। अब हमको इसे 6 में 7 का गुणा कर देंगे, कहेंगे 7 छंग 30 रुपये होगा। अब हमारे पास 15 रुपये पहले से था तो हम 30 में 15 जोड़ दे रहे हैं, कितना आया, 5 आ गया। यहाँ पे बता दे रहे हैं 30 और 15, 5 आया, 3 1 4, कितना है 45 रुपये। 45 रुपये किसी ऑप्शन में है, 1 मिनट, किसी ऑप्शन में ही नहीं, लेकिन कहीं गलती हमने किया होगा, बताते हैं अभी आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको 30 कर दिए हैं जो कि 42 होगा ना, 7 छंग 42 होता है। ये मैथ यही है, मैथ में अगर थोड़ा सा दिमाग आपका हटा, आपका तुरंत सवाल गलत हो जाता है। इसे हम सॉल्व करते समय कुछ और किसी का गुणा देख रहे थे तो वहाँ पे ये इस पर हमने ध्यान नहीं दिया, वैसे 5 छंग 30 लिख दिया। तो इससे आप इसको ध्यान दीजिएगा, इससे मान ली गलती हो गया लेकिन आप इसमें गलती ना करिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 7 छंग 42 करेंगे, हम 42 में 15 जोड़ना है दोस्तों। सॉरी, हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं 507। देखिए अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो हम तुरंत आपको यहीं पे क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं कि चलिए हम यहाँ पे आपको गलत ही पढ़ा दें फिर बाद में। देखिए दिमाग क्वेश्चन, मैथ का जो क्वेश्चन होता है लगाते समय दिमाग अगर आपका और कुछ सोचा तो सवाल गलत हो जाता है, इसलिए अस्थायी होकर एकांत होकर इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। 7 छंग 42, राइट आंसर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, इसे पहले हम रिमूव करते हैं। अगर हमसे बात करें जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तबीयत की समस्या है दोस्तों, लेकिन तब भी आप सबको हम क्लासें डेली प्रोवाइड कराएंगे। गृह प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित से क्या सबसे उपयुक्त है। जो सबसे तो क्या सबसे उपयुक्त है उसके आपको बताना। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को बस और ट्रेन का समय सारणी को पढ़ाने के लिए कहना। सेकंड है कक्षा में विद्यार्थियों को लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि आंकड़ों को इकट्ठा करने और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। थर्ड है विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना, विद्यार्थियों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने के लिए कहना। लास्ट है श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख चित्रांकित कहना, विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना, यही आपका राइट आंसर होगा। आज के हम सब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। तो ऑप्शन जो गलत है, प्रासंगिक है तो ऑप्शन फर्स्ट सूत्रों को याद करना। देखिए पहले तो जो रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग वैसे भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन पूरा देखेंगे, पैटर्न का उपयोग करना, यह पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। दृश्यीकरण यह भी है, संबंधी स्थापित करना, निरूपण करना, यह भी सही है। तो जो आपका कम सही है यही है, सूत्रों को याद करना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है। आज हम सब दोस्तों मैथ के 30 क्वेश्चन कवर किए। हमें जरूर ज़्यादा लगा होगा दोस्तों, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, हम एक एक छोटे पॉइंट को आपको बताने का प्रयास किए हैं, क्यों क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन किस लिए आपका सही होगा, किस लिए गलत होगा। इसी के साथ यह क्लास यही समाप्त करते हैं। आपसे नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।